हेलो एवरीवन। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। लेकिन बात ये नहीं कर मतलब कोई करता है कि भाई जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं एक्चुअल में तो हमारी एफिशिएंसी क्यों नहीं आ रही है, हमें बर्नआउट फील क्यों हो रहा है, हमें पढ़ने के बाद भी गिल्ट क्यों आ रही है, 10 घंटे पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम से, या फिर जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है, हमें नहीं पता है ये चीज़। ठीक है। और तो ये जो है एक अजीब सी स्ट्रेस, एक अजीब सा थ्रेट फील हो रहा है। वो थ्रेट हमारे माइंड से निकल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हम खुश क्यों नहीं हैं ड्यूरिंग आर प्रेपरेशन? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ी ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने कई सारे लॉज डिस्कस कर रखे हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद भी जब हम बैठते हैं हमारी सिट डाउन एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करी जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करी जाए, तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, और वो साइकोलॉजिकल कमियां हैं, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इनहेरिट हुई हैं। तो उन कमियों को अगर हम जान लेते हैं तो हमें एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये कमियाँ हैं, ये आनी ही हैं। तो हम उनको ना एक तरीके से सटल वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ये कमियां हैं। उसके बाद भी हम कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप इन कमियों को दूर कर सकते हैं, तो उसके भी मैं सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हो तो। सबसे पहली चीज़, जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और हमें जो है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है या हमारा दिमाग इधर उधर क्यों भागता है, उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो है गोल फटीग। गोल फटीग। अब ये गोल फटीग क्या चीज़ है? गोल फटीग ये चीज़ है कि ओवर ऑब्सेशन टुवर्ड्स योर गोल, कि आप अपने गोल से डिटैच्ड नहीं हो। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो जनरल थ्योरी मार्केट में ये चलती है कि भाई आप उनकी रील्स देखो, लबासना की फ़ोटोज़ देखो। ठीक है, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। आईएएस ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, आप उसको देखो, उससे मोटिवेशन आएगा। लेकिन उससे क्या होता है ना, आपका गोल ओरिएंटेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उससे गोल अटैचमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। गोल अटैचमेंट को ज़्यादा ही आप अपने को ना, अपनी पर्सनैलिटी को उससे अटैच कर लेते हो। अब इससे हमारे कई सारे नुकसान हैं। इससे पहला नुकसान है गोल ऑब्सेशन हो जाता है। आपको पता है कि कभी भी आपने किसी अपने पार्टनर के लिए फ़ील किया होगा कि जब आप उससे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हो ना, तो आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को खोने लगते हो। तो यही काम यूपीएससी में भी होता है कि आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को खोने लगते हो। जब आप पढ़ते हो तो आपको लॉजिकल थिंकिंग वो चाहिए, आप इसको दिल से प्यार करने लगे हो। तो ये अपन को नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी ना उस थॉट में चली जाती है कि हम इसे चाहते हैं, हमें ये कितना पसंद है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है इसको निकाल लेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो मेंटल एनर्जी को ये सारी को चूस लेता है। दूसरी चीज़ आ जाती है एक इसमें साइकोलॉजिकल ओवरलोड की। ये कंसेप्ट आपको नहीं मालूम होगा, साइकोलॉजिकल ओवरलोड। साइकोलॉजिकल ओवरलोड का ये मतलब है कि वी लव चैलेंज। हमारे पास कोई चैलेंजिंग थिंग होती है, आप प्रेपरेशन में आए ही इसलिए हो क्योंकि ये प्रेपरेशन चैलेंजिंग है। अगर ये चैलेंजिंग नहीं होती तो आपको उसमें करने में मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो जब हमें चैलेंज पसंद है और हम उसको चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा गोल अटैचमेंट, गोल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो हमारे दिमाग की ये कंडीशन होती है कि किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो हमें ये ज़रा सा भी थॉट अगर हमारे माइंड में आ जाए कि अगर ये हमें नहीं मिला, तो वो हमारे माइंड को ना थ्रेट परसीव होने लगता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो कोई भी चीज़ आपको थ्रेट फील होती है ना, आपको कभी कभी लगता होगा कि यार नहीं करना है, छोड़ो इसे। तो इसीलिए लगता है क्योंकि आपको ये चीज़ थ्रेट लगने लगती है कि इट बिल्ड्स गोल, और जो अटैचमेंट है इट बिल्ड्स सो मच प्रेशर इनटू योर माइंड दैट एट सबकॉन्शियस लेवल योर माइंड थिंक्स ऑफ इट एज ए थ्रेट। तो जब भी वो थ्रेट फील करने लगेगा ना, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि आपका बिल्कुल डन हो गया कि अब मेरे को नहीं पढ़ना है भाई कुछ दिन, तो आप 4-5 दिन बाद वापस से सोचते हो कि चलो पढ़ लेते हैं। तो ये 4-5 दिन का गैप क्यों ले रहे हो आप? ये गैप इसलिए ले रहे हो क्योंकि ये थ्रेट परसीव हो गया आपके माइंड को, और आपका माइंड बिल्कुल कह रहा है कि निकलो यहाँ से जैसे भी करके। ठीक है, आप उस सिचुएशन में लाइब्रेरी में जा रहे हो तो लाइब्रेरी जाना पसंद नहीं करोगे, रूम पे पढ़ रहे हो तो रूम में जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, किताब उठाने का मन नहीं करेगा सवेरे सवेरे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसे आप थ्रेट परसीव कर रहे हो कि इसमें मेरे को दिक्कत हो रही है करने में ये चीज़। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है, इसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक थिंकिंग। माइक्रोस्कोपिक थिंकिंग, माइक्रोस्कोपिक थिंकिंग में ये होता है कि इसका अपोजिट होता है कि गोल ओरिएंटेशन का,
कि यू गो टू मच इनटू द डिटेल ऑफ सर्टेन थिंग्स, टू मच डिटेल में आप चले जा रहे हो, वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी है तो आप उसकी डिटेल में घुसते चले जा रहे हो, चीज़ की डिटेल में घुसते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो। उससे क्या होता है, आपका ब्रॉडर व्यू जो है ना सारी सब्जेक्ट्स का, वो ख़त्म हो जाता है। और किसी भी चीज़ में आप टू मच डिटेल में चले गए तो आपके दिमाग फिर से ये परसीव कर लेगा कि यार इतनी सारी ब्रॉड चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की टू मच डिटेल में मैं कैसे जाऊँ अब, वो भी थ्रेट हो जाएगा कि आपको अपना काम जो है ना बहुत बड़ा लगने लगेगा। तो ये दोनों चीज़ खतरनाक हैं जिसकी वजह से आपकी सिट डाउन एफिशिएंसी नहीं हो रही है। अब ये होती क्यों है, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट आपको जानने की ज़रूरत है ईगो डिप्लीशन का। ईगो डिप्लीशन का ये कंसेप्ट है कि हमारी विल पावर जो है ना वो लिमिटेड है। हमें सवेरे सवेरे हमारे पास विल पावर रहती है कि हाँ आज हम कुछ करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा आप 3-4 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का, आपको ये लगता है थोड़ा रेस्ट मेरे को चाहिए। ठीक है, रेस्ट लेना ठीक भी है, रेस्ट आप लेते हो, उसके बाद वापस से विल पावर आपकी थोड़ी सी भरती है, फिर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो। तो आप ये देखो विल पावर क्या आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, है ना। तो सारी आपकी विल पावर तो गोल थिंकिंग में ही चली जा रही है, सारी आपकी विल पावर तो टू मच डिटेल फोकस में चली जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल में टास्क है तो आप उस टास्क पे ध्यान तो दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, दूसरी इसमें चीज़ आती है डिसीजन फैटीग, कि यू हैव टू मच डिसीजन ऑन द डे। जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो हमारा नॉर्मल माइंड किसी टास्क को करने में कम यूटिलाइज होता है, लेकिन जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। जैसे आपने 3 घंटे का स्ट्रेच कुछ करने को दिया, फिर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे को क्या करना है, तो वो सोचने में, डिसीजन लेने में ही आपकी इतनी मेंटल एनर्जी खर्च हो जा रही है, तो आप उस डिसीजन को प्रोसेस करने में, मतलब उसको फॉलो करने में आप एनर्जी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपकी विल पावर जो है डिप्लीट हो चुकी है वहीं पे डिसीजन लेने में ही। ठीक है, तो आपको इसका ये सबसे बड़ा है कि पहले से ही फिक्स रखो, एक दिन पहले से सोने के पहले, कि अगले दिन मेरे को किस तरह का टाइम देना है, और वो चस्पा करके रखो, जिससे आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि मुझे अब 2 बज गए, अब मुझे क्या करना है इसके आगे। ठीक है, तीसरा इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। कॉग्निटिव लोड थ्योरी का ये मतलब है कि यू पुट टू मच इनटू योर ब्रेन। देखो हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कई लोग ज़्यादा ले पाते हैं, मतलब पढ़ पाते हैं, कई लोग कम पढ़ पाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी सुपरमैन नहीं है, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक दिन में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर वो भी ना हो पाए तो भी खुश रहना है, क्योंकि एक ये कंसेप्ट है कि हमारे दिमाग में लिमिटेड नंबर का घुस सकता है, और आप जो है ज़्यादा ना पढ़ें, 10 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। प्रोडक्टिव स्टडी की एक आदमी की 6 से 7 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं हो सकती, चाहे वो 12 घंटे बैठ ले, चाहे वो 20 घंटे बैठ ले। ठीक है, जो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। आपको देखो सिटिंग तो देनी है 10 आवर्स, लेकिन आपको बीच बीच में रेस्ट लेना है, स्ट्रेचिंग करनी है। हर 2 घंटे पे आपको उठ के 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचना है उसके बारे में, कि मैंने जो पढ़ा है वो कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है, या रियल लाइफ में उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो वट एवर थिंकिंग दैट यू थिंक, ठीक है, उसको सोचते रहो, बस ये काम है तुम्हारा। बाकी के टाइम में सोचोगे तो वो चीज़ें पचेगी दिमाग में। ठीक है, और स्लीप प्रॉपर लेनी है, ये तो है ही है। तो अब कुछ कंसेप्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें देखना है कि स्ट्रेस बिल्ड ना हो। ये तो हमने देख लिया स्ट्रेस बिल्ड क्यों होता है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि एक काइज़न टेक्निक होती है। तो काइज़न टेक्निक हम उसमें लगाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी स्टडी में भी ये चलती है। इसका सिंपल सीधा कंसेप्ट है कि 1% इम्प्रूवमेंट ईच डे, 1% इम्प्रूवमेंट ईच डे। आपका जो है पॉलिटी चल रहा है, 20 दिन हो गए नहीं ख़त्म हो रहा है, आपको ये लग रहा है सामने वाला तो यार 2 हफ्ते में पढ़ ले रहा है, लेकिन आपको खुद को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट यू आर इम्प्रूविंग योर नॉलेज ईच डे। आपका जो टेस्ट है, टेस्ट में आपके कम नंबर आए हैं, बट यू हैव टू थिंक कि भाई ठीक है टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो वो अच्छी बात है। इससे क्या हुआ कि मेरे को जो 60 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, वो 60 क्वेश्चन मुझे लर्न करने को मिलेंगे, दैट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग। ठीक है, तो उन 60 क्वेश्चंस में अगर कुछ रिपीट हो गया तो वो मेरे को आ गया। ठीक है, वो एग्ज़ाम में मैं कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि गिल्ट हमारी जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, जब हम बहुत लंबा गैप लेते हैं।
तो इसका ये, और जब हम लंबा गैप लेते हैं उसके बाद हम वापस से आते हैं तो हमारी मसल मेमोरी थोड़ी सी ना फेड हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई की भी मसल मेमोरी होती है कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी एक तरीके से एडेप्ट कर लेती है, हमारा माइंड एडेप्ट कर लेता है, तो उस एडेप्टेशन को आप हटा देते हो। ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल जोन में आना है, पढ़ाई के कंफर्टेबल जोन में आना है, तो जोन में आने में वापस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चेन ब्रेक नहीं करनी है, डोंट ब्रेक द चेन, चेन को ब्रेक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मिनिमम टास्क डिसाइड कर लेना है, मिनिमम टास्क कि ये तो मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यूजुअली लोग इस टास्क को न्यूज़पेपर रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स करीब आ रहा है। तो ये टास्क आपका होना चाहिए 50 MCQs पर डे। अगर आपने दिन में कुछ भी नहीं करा है तो चलते फिरते मोबाइल में एप्लीकेशन में या किसी वेबसाइट पे जाके आप 50 क्वेश्चन तो ज़रूर लगा लो दिन के। अगर आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए तो एटलीस्ट आपको सोते टाइम ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई मैंने जो है कुछ ना कुछ तो आज प्रोडक्टिव किया है, उससे आपकी स्ट्रेस ख़त्म होगी, स्ट्रेस नहीं बिल्ड होगी आपकी। ठीक है, तो मिनिमम टास्क एक डिसाइड कर लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ दिन में तो ये मिनिमम तो मैं करूँगा ही करूँगा। और ये मिनिमम बहुत अच्छा है भाई, जो लोग विज़न की पूरी 365 ख़त्म कर ले रहे हैं ना एक सब्जेक्ट की, उससे बेटर है आप 50 MCQ कर रहे हो। समझ रहे हो क्योंकि आपकी माइंड की जो गट मेमोरी है MCQ लगाने की वो बिल्ड कर रहा है। फिर आता है स्ट्रेस इनोकुलेशन थ्योरी। स्ट्रेस इनोकुलेशन थ्योरी, अब ये स्ट्रेस इनोकुलेशन थ्योरी क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, इसलिए वी हैव टू लाइक सबमिट आवरसेल्व्स टू ए लिमिटेड स्ट्रेस। तो थोड़ा स्ट्रेस में हमें डालना पड़ेगा खुद को ताकि हमारी कैपेसिटी स्ट्रेस बिल्ड करने की हो। अब ये कहाँ काम आती है, आपको ये पता होगा कि आप डेली के 50 MCQ लगा रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से लगा रहे हो, लेकिन जब प्रीलिम्स के एक्चुअल एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप MCQ करते हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो, कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हो, OMR प्रॉपरली फिल नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अचानक से आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो। तो स्ट्रेस इनोकुलेशन थ्योरी का मतलब ये है कि धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल आप अपना 1% ईच डे बढ़ाते जाओ। थोड़ा कम भी हो गया कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो, या कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट रखो, एटलीस्ट नीचे मत डिप करने दो, है ना। थोड़ा स्ट्रेस आपको डेली लेवल पे लेना है ताकि आपको स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें यह है कि एक्सपोज योरसेल्फ टू स्मॉल कंट्रोल्ड स्ट्रेस टू बिल्ड रेजिलियंस बेसिकली। ठीक है, इसमें चौथा कंसेप्ट ये है कि ज़ेगर्निक इफेक्ट होता है एक। ठीक है, ज़ेगर्निक इफेक्ट एक चीज़ होती है। तो इसमें ये रहता है कि जो हमारा बिग टास्क होता है ना वो टेंशन क्रिएट करता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, टेंशन क्रिएट करता है, तो हमें अपने टास्क को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन करना है इनटू व्हाट, इनटू मैनेजेबल टास्क, मैनेजेबल टास्क। ठीक है, तो जैसे आपको पूरा चैप्टर करना है, उस चैप्टर को भी आप ब्रेक डाउन कर लो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को करो। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गए बाहर के। एक मैं कंसेप्ट यूज़ करता हूँ खुद का, ठीक है, वो है कंसेप्ट क्यूरोसिटी कंसेप्ट। इसमें यह है कि किसी चीज़ के लिए आप क्यूरियस नहीं हो, वो चीज़ आपको पढ़ाई जब आप करोगे तो मज़ा आएगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मज़ा नहीं आएगा। आप न्यूज़पेपर, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, पूरी किताब के बराबर होता है, उस न्यूज़पेपर को 3 घंटे में चाट मारते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। आप कोई भी इंटरेस्टिंग डिबेट है उसको तुम 10-10 घंटे, मूवीज़ को जो है वेब सीरीज़ को 20-20 घंटे तक बिना सोए देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते, उसमें कितना ज़्यादा कंटेंट होता है। अगर मान लो कल मैंने कह दिया जाए कि इस मूवी पे जो है एक एग्ज़ाम आएगा, तब आप क्या इस मूवी को उसी शिद्दत से या उसी मज़े में देखोगे? नहीं देखोगे ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपको जो भी एग्ज़ाम मतलब के लिए प्रिपेयर करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है ना, तो उस सब्जेक्ट का चैप्टर खोलने से पहले ये डिसाइड कर लो कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। समझ रहे हो, जैसे हिस्टोरिकल कंसेप्ट आप कंटेक्स्ट आप पढ़ रहे हो पॉलिटी का, ठीक है, तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जो भारत में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बिल्ड किया है। ये जो आज हम पार्लियामेंट देखते हैं कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको हर पॉइंट पे आहा मोमेंट आएगा, हाँ ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी और ये मेरे को पता लग गई। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप ये सोचो कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मेरे को क्या क्या रिकॉल हो पा रहा है। जो रिकॉल नहीं होगा उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि यार ये चीज़ रिकॉल क्यों नहीं हो रही, तो मैं वापस से पढ़ लेता हूँ। समझ रहे हो? एक नीड फील करो पढ़ने की। आपको नीड फील नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि क्यूरियोसिटी नहीं है। आप अपनी क्यूरियोसिटी को मार चुके हो। यू आर स्टडिंग फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, नो डाउट करना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से डिटैच रहना पड़ेगा अगर आपको क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट वाइज बिल्ड करनी है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ये माइंड में आना चाहिए यार बादल बनता कैसे, मुझे देखना है कैसे बनता है, कितने तरह के बादल होते हैं, अगर साइक्लोन हो रहा है तो क्यों हो रहा है साइक्लोन। ठीक है, यहाँ पे जो है ठंड पड़ रही है तो हमारे केरला में गर्मी क्यों पड़ रही है, हमें ये जानना है। इस तरह के क्वेश्चन आप माइंड से पूछोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी पढ़ाई में। और रिवीजन में भी आप रिकॉल करो कि मान लो कितने तरह के भारत में फॉरेस्ट हैं, आपको 3 तरह के याद आ रहे हैं लेकिन आपको पता है कि 9 तरह के होते हैं, लेट से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बाकी के मेरे को क्यों नहीं पता है, आपको पता करना है। तो आप उस चीज़ के लिए पढ़ो। आप ये देखोगे कि अगर आपको नॉर्मल मैं देता हूँ फॉरेस्ट पढ़ के आओ तो आप उसमें 2-3 घंटे लगा दोगे, लेकिन अगर आपको ये क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई 6 जो मेरे को नहीं पता है वो 6 के नाम क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, तो आप उसको जो है 10-15 मिनट में पढ़ के छोड़ दोगे। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो ये कंसेप्ट हमारा क्यूरियोसिटी कंसेप्ट हम अपनी पढ़ाई में लेके नहीं आते। हम क्या सोचते हैं कि कल 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ेंगे, सुबह से बैठेंगे शाम तक पढ़ेंगे, हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। वो चैप्टर आपने खत्म कर भी दिया ना तो भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसमें राइट क्वेश्चंस अपने माइंड से नहीं पूछ रहे हो। अपने माइंड में आपको पहले से क्या पता है और क्या गैप्स हैं, उस गैप को नहीं देख रहे हो। उस गैप को देख के ही तुम उस चीज़ को पढ़ो, वापस से रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आपका जितना भी मतलब क्यूरोसिटी लेवल है, ठीक है, वो हमेशा हाई रहेगा, अचीवमेंट ड्राइव हाई रहेगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, गोल ओरिएंटेशन आपका नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ हमारी जो है काम आने वाली हैं पढ़ाई में। ठीक है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। तो इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हमें हमेशा ये सोचना है कि हमने प्रोडक्टिव किया है आज, कुछ ना कुछ मिनिमम टास्क अपना लेके चलो। दूसरा है, सोने से पहले ये देखो कि हमने मिनिमम कर लिया तो हमने 1% तो इम्प्रूव कर लिया। चलो ठीक है, 10% नहीं कर पाए, 1% तो कर लिया। अपने आप को दिलासा दो कि हाँ भाई हमने ये कर लिया। ठीक है, हमें मैनेजेबल स्ट्रेस डेली बेसिस का लेना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलना है स्ट्रेस को। आज हमने 50 क्वेश्चन करे, ठीक है, कल हमें उन क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा रिवीजन मॉड्यूल भी ऐड करना है। या फिर कुछ नई सब्जेक्ट, आपने एक सब्जेक्ट कर ली, उसमें स्ट्रेस आ रहा है पढ़ने में तो आपने नई सब्जेक्ट उठा ली, ठीक है, नया टास्क ले लिया, तो आप ये करो। ठीक है, फिर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें क्यूरियोसिटी लेवल का आप पहले से ध्यान रखो कि मेरे को क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, मुझे मज़ा आना चाहिए पढ़ने से पहले। और मज़ा आपको जब आएगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए, जब आप जो है उस चीज़ के राइट क्वेश्चंस खुद से पूछोगे। PYQ करोगे तो राइट क्वेश्चन पहले से आ जाते हैं, हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कंसेप्चुअल लेवल पे कि मेरे को इतना चीज़ें आना चाहिए अगर मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो। बस ये करोगे आपको मज़ा आएगा पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। और आप 10 आवर सिटिंग दो, उसमें आपकी 6-7 प्रोडक्टिव आवर्स की स्टडी हो गई, दैट इज़ मोर देन इनफ। अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस में मत लो, चीज़ें पचाने के लिए दो और सोच विचार ज़्यादा करो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।